हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरजीपीवी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी पहले यूनिट। दोस्तों, ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो आरजीपीवी सिलेबस उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग बनाए हैं और इसमें इन नोट्स के अंदर सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो और यदि आप इन नोट्स से स्टडी करते हो तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं पहले यूनिट के अंदर कन्वर्शनल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इवोल्यूशन, प्रोडक्ट साइज, प्रोसेस, है ना, मॉडर्न प्रिंसिपल्स के बारे में और ऑटोमेशन के बारे में। तो चलो बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, पहला टॉपिक है हमारे पास आज का कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आखिर क्या होता है? कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रेफर्स टू द ट्रेडिशनल प्लान ड्रिवन अप्रोच टू मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने का जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है उसे हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट बोलते हैं। इट हैवली रूटेड इन वाटरफॉल फिलोसफी। It treats software development similarly to manufacturing or construction. Plan everything upfront, execute sequentially, measure against a fixed plan. देखो, होता क्या है कि आप इसको इमेजिन करो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह, जिसमें आप सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो, आर्किटेक्ट तैयार करते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हो। पहले बेस बनाते हो, फिर दीवारें बनाते हो, फिर छत बनाते हो। यही फिलॉसफी हमारे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में भी है। इसे हम वाटरफॉल फिलॉसफी बोलते हैं, जिसमें आप हर एक प्रोसेस को सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हो। उसके बाद हर एक प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करते हो, उसको कंप्लीट करते हो। उसके बाद ही आप किसी नए स्टेप की तरफ मूव करते हो। इस तरह के अप्रोच को हम कहते हैं कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। इसका अगला टॉपिक आता है द क्लासिक आयरन ट्रायंगल। एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रेंड बाय 3 कंपीटिंग फोर्सेस। देखो, हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कुछ 3 कंपीटिंग फोर्सेस हैं जो उसे मतलब कहना चाहते हैं कि वो एक कंस्ट्रेंट करती हैं या फिर उसको कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मैनेजमेंट ट्राइज टू बैलेंस द आयरन ट्रायंगल। इन्हीं लिमिटेशंस को कन्वेंशनल मैनेजमेंट बैलेंस करने का ट्राई करता है। यू कैन हैव इट गुड, फास्ट और चीप, बट यू कैन ओनली पिक 2। चेंजिंग वन कॉर्नर ऑलवेज अफेक्ट्स द अदर 2। दिस फंडामेंटल टेंशन ड्राइव द मोस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस। ये रहा हमारा आयरन ट्रायंगल। देखो, पहला है इसमें हमारा कॉर्नर, वो है स्कोप। दूसरा है कॉस्ट। तीसरा है टाइम। स्कोप से मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने फीचर्स होने वाले हैं। इसका मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना अच्छा होने वाला है, इसे हम गुड भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वो है कॉस्ट की, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का बजट कितना रहने वाला है। तीसरा हमारे पॉइंट है टाइम की, इसका हमारे पास डेडलाइन क्या है। देखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो या फिर किसी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो सॉफ्टवेयर बनाने का, तो आपको एक निश्चित डेडलाइन मिलती है जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना होता है। हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि आयरन ट्रायंगल के अंदर हम किसी 2 को ही पिक कर सकते हैं, तीनों कॉर्नर को एक साथ पिक नहीं कर सकते। और हमारा एक चौथा फोर्स भी है, आप इसे गोल्डन डैश सर्कल के अंदर सकते हो, क्वालिटी, जो इन तीनों फोर्सेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते रहता है, इस ट्रायंगल के अंदर घूमता रहता है। आप एक बार में या तो केवल स्कोप को ले सकते हो या तो केवल टाइम को ले सकते हो। इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बन सकता है और फास्ट बन सकता है, डेडलाइन के अंदर बन सकता है। बट उस केस में या तो आप बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करोगे या फिर अपना मैन फोर्स बहुत बढ़ाओगे, जिसकी वजह से आपको कॉस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, बजट आपका बढ़ जाएगा। या फिर आप स्कोप और कॉस्ट को लेकर चल सकते हो। देखो, यदि आप बहुत अच्छा बनाओगे अपने सॉफ्टवेयर को, यदि उसको कॉस्ट भी कम रखोगे तो कहीं ना कहीं टाइम बढ़ जाएगा, आपकी डेडलाइन क्रॉस हो सकती है। या फिर आप उसको सस्ता भी बना लो और फास्ट भी बना लो। लेकिन मेरी बात सोचो, यदि आप उसको सस्ता भी बनाओगे, उसको टाइम के अंदर भी बनाओगे, फास्ट भी बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उसकी फंक्शनैलिटी और फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स आपका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं रहेगा, आपको स्कोप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कन्वर्शनल मैनेजमेंट की। पहला पॉइंट है इसमें सीक्वेंशियल फेजेस। देखो, इसमें सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से होती हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर कोड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे स्टेप पे मूव करते हैं। किसी भी तरह का फीडबैक लूप या इटरेशंस इसमें नहीं होता है। दूसरा है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। देखो, डिकम्पोज प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल टास्क विद एस्टिमेट। देखो, हम किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट के अंदर तोड़ते हैं और उसके कॉस्ट और उसकी डेडलाइन को हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, माइलस्टोन्स एंड फेज गेटेस। देखो, फॉर्मल साइन ऑफ बिफोर प्रोसेसिंग टू नेक्स्ट फेज। देखो, हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमें कुछ फॉर्मल साइन ऑफ करने पड़ते हैं। डेट मीन्स हमें अपने क्लाइंट को या फिर अपर टीम को हमें डॉक्यूमेंट बना के हमें सबमिट करना पड़ता है कि हम इस पर्टिकुलर फेज को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद है एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल। देखो, LOC बेस्ड और FB बेस्ड कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन, कोकोमो।
देखो कोकोमो हम जो होता है वो कॉस्ट को और टाइम को एस्टिमेट करने का हमारा एक मॉडल है। इसका में हमारा जो प्राइमरी मेट्रिक होती है वो होती है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोड। सो लाइन ऑफ कोड का यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट और उसकी टाइमिंग को एस्टिमेट करते हैं। अगला पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। देखो वर्जन कंट्रोल, बेसलाइन और चेंज कंट्रोल बोर्ड्स, कोई भी चेंज हम रैंडम नहीं कर सकते हैं। हर चेंज के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है। फॉर्मल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके ही हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। फॉर्मल रिव्यूज, देखो डिज़ाइन रिव्यूज, कोड इंस्पेक्शंस, वॉक थ्रू एट फेज एंड। देखो जैसे कि हमने आप पहले देखा सीक्वेंशियल फेजेस के अंदर कि हमारे पास अलग अलग तरह के फेजेस होते हैं। सो हर फेज के अंदर हमको अपने डिज़ाइन को, अपने कोड को, अपने काम को रिव्यू करना होता है। और आखिरी पॉइंट है इसका डॉक्यूमेंटेशन हैवी। देखो एसआरएस है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन डॉक्स है, टेस्ट प्लान है, ये हमारे प्राइमरी डिलीवरेबल्स हैं। देखो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व था, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को बहुत महत्व दिया जाता था और ये हमारे प्राइमरी डिलीवरेबल्स होते थे। इसका मतलब हमें अपने क्लाइंट को या फिर हमें अपने अपर टीम को इस तरह के डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें कम्युनिकेट करना पड़ता था और ऐसे डॉक्यूमेंट हमें फेस टू फेस उनको सबमिट करने पड़ते थे। ये हमारे प्राइमरी डिलीवरेबल्स होते थे। सो इसमें अच्छा क्या था और इसमें बुरा क्या था, व्हाट इट डज वेल। सो इसमें देखो हमारे पास स्ट्रक्चर क्लियर था, है ना, हर एक के लिए हमारे पास रोल डिफाइन थे, है ना, और ये जो थे वो वेल नोन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये परफेक्ट थे, उनके लिए ये अच्छा काम करते थे। ठीक है, इसके कुछ फेलियर्स भी थे। देखो मैं इसके धीरे धीरे करके इसके फेलियर्स के बारे में बात करता हूँ। पहला फेलियर जो इसका था वो था कि 30% प्रोजेक्ट्स इस एरा में कैंसिल हो गए। कन्वेंशनल मैनेजमेंट के एरा में केवल 16% प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि बजट और टाइम के हिसाब से परफेक्ट बैठे, है ना, और वो कंप्लीट हो पाए, अच्छा चल पाए इंडस्ट्री में। देखो 53% प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें हमारा जो कॉस्ट था, जो बजट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो 190% चला गया एस्टिमेट के। इसका मतलब क्या है कि आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट किया था उससे वो लगभग दुगना चला गया। इसका कारण क्या था, देखो रिक्वायरमेंट का अच्छा नहीं होना, एक मतलब जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, पुअर क्वालिटी की थी। ठीक है, यूज़र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसा कि आपने देखा हमारी जो वाटरफॉल फिलोसफी होती है उसके अंदर कोई भी फीडबैक लूप नहीं होता, किसी भी तरह का इटरेशन नहीं होता। ठीक है, अनरियलिस्टिक प्लान, देखो प्लान के अंदर आपने एक बार प्लान बना दिया, उसी प्लान को लेकर चलना है, उसमें आगे जाके यूज़र के हिसाब से या फिर समय की ज़रूरत के हिसाब से किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉस्ट, benefit, schedules, and resource trade-off involved in producing software. It has evolved dramatically since the 1960s as the industry learned painful lessons, collectively known as software crisis. So, देखो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स है क्या। हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन करने का जो हमारा प्रोसेस होता है उसके कॉस्ट के बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उनकी शेड्यूलिंग, टाइम, तो किस रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सब की स्टडीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। देखो जब शुरू में आईटी इंडस्ट्रीज आई थी, है ना, तब इस तरह के सब्जेक्ट का कोई भी मतलब नहीं था। 1960s में इंडस्ट्री को एक बहुत ही ज़्यादा डैमेज का सामना करना पड़ा, जिसे हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं। उसी समय से ये जो सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। इसके एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। पहला एरा जो आता है हमारे पास वो है 1950s to 60s का एरा, जिसे हम हार्डवेयर डोमिनेंस एरा बोलते हैं। इस टाइम पे क्या होता था, जो हमारे हार्डवेयर का कॉस्ट होता था वो सॉफ्टवेयर के कॉस्ट से कहीं ज़्यादा होता था। सॉफ्टवेयर जो है वो लगभग हार्डवेयर के साथ फ्री में दिया जाता था और इसमें कोई भी हमारे कॉस्ट मॉडल का यूज़ नहीं था। इसके मतलब हम किसी भी तरह का एस्टिमेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते थे, ना हम कॉस्ट एस्टिमेट करते थे, ना हम टाइम एस्टिमेट करते थे, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी। प्रोग्रामिंग जो थी वो एक तरह की आर्ट होती थी, इंजीनियरिंग नहीं होती थी। उस समय पावर इंजीनियरिंग बूम पे थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से जो आईटी इंडस्ट्री थी वो उसमें इस तरह की कुछ खास इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग को नहीं दी जाती थी, हार्डवेयर का डोमिनेंस रहता था। दूसरा जो एरा है वो है 1968 टू 70s का एरा, जिसे हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस प्लस फर्स्ट मॉडल का एरा कहते हैं। सो NATO 1968 coined software crisis. Projects consistently late, over budget, and unreliable. Software costs began exceeding hardware. Barry Boehm's COCOMO emerged. LOC became primary size metric. So, इस एरा में हुआ क्या, नाटो ने 1968 में सॉफ्टवेयर क्राइसिस नाम की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। हुआ हो क्या रहा था कि उस एरा में हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो टाइमलाइन के बहुत क्रॉस कर रहे थे,
100 मतलब 90% प्रोजेक्ट थे वो लेट चल रहे थे, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन के बहुत ही ऊपर जा रहा था, है ना। हमने जो कॉस्ट एस्टिमेट किया था वो लगभग क्रॉस हो रहा था हर एक प्रोजेक्ट में। और सबसे बड़ी बात, जो सॉफ्टवेयर थे वो अनरिलायबल थे, इसका मतलब आप वो ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, सॉफ्टवेयर उतने परफेक्ट नहीं थे, ठीक है। उसके बाद एक चेंज आया इस एरा में, सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट था वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर को एक्सीड करने लग गया, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के कॉस्ट को एस्टिमेट करने का जो पहला मॉडल था बैरी बोन्स का कोकोमो मॉडल, वो इसी एरा में निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक क्या चीज़ हुई कि जो एलओसी था या लाइन ऑफ कोड था वो हमारा प्राइमरी साइज मेट्रिक बना। इसका मतलब लाइन ऑफ कोड का मतलब आपके कोड के अंदर कितनी लाइन है, वो कॉस्ट और डेडलाइन को डिसाइड करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 1980 से लेकर 1990 तक का एरा, जिसे हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट का एरा भी बोलते हैं। तो इस एरा में फंक्शन पॉइंट एनालिसिस आया, ठीक है। एलओसी के अलावा एक और मेजरमेंट था ये फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। कोकोमो मॉडल आगे जाके आगे बढ़ के और अच्छा डेवलप होके कोकोमो सेकंड आया, ठीक है। और कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल आया इसमें, है ना। इसमें हमारे सीएमएम और सीएमएमआई ने मैच्योरिटी के कुछ लेवल्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करना शुरू किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एरा आता है वो है 2000 का एरा, जिसे हम एजाइल इकोनॉमिक्स एंड वैल्यू थिंकिंग का एरा बोलते हैं। सो एजाइल मैनिफेस्टो चैलेंज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, आरओआई बिकम सेंट्रल, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में मेंटेनेंस जो थी वो 60 to 80% ऑफ लाइफ साइकिल की कॉस्ट थी, ठीक है। ओपन सोर्स डिसरप्टेड इकोनॉमिक्स एंड आउटसोर्सिंग बिकेम ए इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। सो देखो इस टाइम पे हुआ क्या, ठीक है। एजाइल मैनिफेस्टो आया 2001 में, इसने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स को चैलेंज किया। जो आरओआई था आपका, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो एक सेंट्रल कंसेप्ट बना, ठीक है। अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थी उसमें हमें एक बात समझ में आया कि जो मेंटेनेंस था वो टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट का कितना था, 60 to 80% था। इसका मतलब इनिशियल डेवलपमेंट केवल 20 to 40% तक का कॉस्ट ले रहे थे, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा ले रहे थे। इसका मतलब सॉफ्टवेयर को बनाना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, चलाते रहना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। ओपन सोर्स ने इकोनॉमिक्स को डिसरप्ट किया और इसमें एक आउटसोर्सिंग की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनी। अब आते हैं आज के एरा पे, 2010 से लेके टुडे का एरा, जो इसे हम क्लाउड का एरा, डेवऑप्स का एरा और एआई का एरा भी कहते हैं। सो क्लाउड शिफ्टेड कैपेक्स टू ओपेक्स, CI/CD enables hundreds of deployments per day. AI coding assistant reshape productivity, technical debt quantified as financial concept, and इसमें लीन थिंकिंग क्या थी, एलिमिनेट वेस्ट। सो देखो क्लाउड ने कैपेक्स को ओपेक्स में शिफ्ट किया। कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हम बड़े सर्वर्स को खरीदते हैं, ठीक है। अब ओपेक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जिसमें हम इसको रेंट पे लेते हैं, ठीक है। और CI/CD से हमने हंड्रेड्स ऑफ डेवलपमेंट को पर डे पॉसिबल बनाया। गिटहब कोपायलट जैसे एआई असिस्टेंट है जिन्होंने हमारी प्रोडक्टिविटी को 30 to 50% तक बढ़ाया, ठीक है। और इसमें हमारे इस एरा में हमारी जो थिंकिंग है वो है वेस्ट को एलिमिनेट करना, मतलब हमें किसी भी तरह का कॉस्ट का हो, टाइम का हो, किसी भी तरह से हमको वेस्ट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जिसे हम कोकोमो कहते हैं, इसे हम द क्लासिक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल भी कहते हैं। तो what is this? Kokomo by Barry Boehm estimates effort, cost and schedule from project size. The basic formula is E is equal to A into KLOC to the power B, where E is equal to effort in person month. So, कोकोमो क्या है ना। इसे बैरी बोम ने बनाया। ये एस्टिमेट करता है एफर्ट को, कॉस्ट को, शेड्यूल को, किससे, प्रोजेक्ट के साइज से, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू A इंटू KLOC टू द पावर B। E क्या है, एफर्ट इन पर्सन मंथ, मतलब कितने लोग कितने महीने, है ना। ये इसको क्या करता है, एस्टिमेट करता है, ठीक है। लोगों से ही हम कि हम कितनी मैनफोर्स यूज़ करने वाले हैं हम कॉस्ट एस्टिमेट कर लेते हैं, और महीने मतलब कि कितना टाइम लगेगा उससे हम डेडलाइन को एस्टिमेट करते हैं। सो अब देखो A और B जो है वो कांस्टेंट हैं, जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर के टास्क पे डिपेंड करते हैं। एंड KLOC क्या है, किलो लाइन्स ऑफ कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइन ऑफ कोड इस एरा में, कन्वेंशनल मैनेजमेंट के एरा में एक प्राइमरी साइज मैट्रिक थी। सो लाइन ऑफ कोड को हम सबसे पहले उसकी यूनिट बदलते हैं KLOC, जिसमें हम 1000 लाइन के कोड की एक यूनिट बनाते हैं। फिर हम इसको इस मेथड पे, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके हम एस्टिमेट करते हैं। कितने तरह के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, चलो बात करते हैं। पहला प्रोजेक्ट है हमारा ऑर्गेनिक, टीम स्मॉल रहेगी,
डोमेन फैमिलियर रहेंगे, कैसे, जैसे पेरोल हो गए, है ना, सिंपल यूटिलिटी एप्स हो गए। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो हमारे ए की वैल्यू होती है वो है 2.4, बी की जो वैल्यू होती है वो है 1.05। दूसरा जो हमारे पास तरह का सॉफ्टवेयर आता है वो है सेमी डिटैच्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहते हैं। कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो इसमें मॉडरेट होते हैं। यदि मैं ए की वैल्यू की बात करूँ तो वो है 3.4, बी की वैल्यू 1.12, और ये होता है कंपाइलर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी इसके लिए बेस्ट। तीसरे तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन है एम्बेडेड। इसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो कि बहुत ही मतलब टाइट होते हैं, मतलब लिमिटेशंस जो हैं और जो कुछ नियम कायदे हैं, रूल्स हैं, वो उनको बहुत ही टाइटली फॉलो करना पड़ता है और वो उनकी संख्या भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, सिस्टम आपके इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स आप डेवलप कर रहे होते हो। ए की वैल्यू 3.6 है, बी की वैल्यू है 1.2। ठीक है, किस तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? रियल टाइम सॉफ्टवेयर हो सकता है, सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हो सकता है। यदि मैं पर्टिकुलर एरर टू एरर की बात करूँ कि जिस समय पे स्पेस पे और मरीन इंजीनियरिंग पे ज़्यादा रिसर्चेस चल रही थी, उस समय हमें रियल टाइम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए थे। ये उस तरह के सॉफ्टवेयर की बात है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के टाइप के अकॉर्डिंग ये ए और बी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कोकोमो के बाद कोकोमो 2 आया था इंडस्ट्री में, उनके बीच में आया था एक इंटरमीडिएट कोकोमो। इंटरमीडिएट कोकोमो में इस फॉर्मूले में एक हम और चीज़ को ऐड करते हैं, EAF, जिसे हम कहते हैं एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। देखो, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर जो था वो 15 अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स, जैसे कि टीम की कैपेबिलिटी, कौन से टूल का यूज़ कर रहे हो, रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कैसी है ना, इस तरह के 15 कॉस्ट ड्राइवर को ये मतलब मिला के हम EAF डिज़ाइन किया था। हमने इस अपने नए फॉर्मूले में अप्लाई किया। हमारा नया जो फॉर्मूला हो गया था इंटरमीडिएट कोको में, वो था E = A × KLOC⁴ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के समय के कुछ इकोनॉमिक्स लॉस और प्रिंसिपल के बारे में जो उस एरा में इवॉल्व होके आए। देखो, पहला लॉ है कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट्स ग्रो एक्सपोनेंशियली। अच्छा हाँ, ये जो लॉज एंड प्रिंसिपल हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, तो ये अच्छे से स्टडी करना। पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट्स ग्रो एक्सपोनेंशियली। देखो, इसमें हमारा है क्या ना कि जो डिफेक्ट है, यदि हम जितने लेट उसको हम फिक्स करेंगे ना, उतना ज़्यादा कॉस्ट लेगा। यदि हम अपनी रिक्वायरमेंट के समय पे उससे डिफेक्ट को फिक्स करते बग को फिक्स करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट यदि $1 है तो कोडिंग के टाइम पे उसको फिक्स करने में $10 लगेंगे, टेस्टिंग के टाइम पे $100 और प्रोडक्शन में $1000। तो आप देख रहे हो किस तरह 100,000 गुना कॉस्ट बढ़ जाता है। ब्रूक्स लॉ, सेकंड आता है लॉ, ब्रूक्स लॉ। ये कहता है एडिंग पीपल टू अ लेट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेक इट लेटर, न्यू पीपल नीड रैप अप टाइम एंड क्रिएट n × n-1/2 न्यू कम्युनिकेशन चैनल। देखो, मैनेजमेंट की सोच क्या थी प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय कि यदि आपका डेडलाइन पास आ रही है तो आप नए लोगों को हायर कर लो, है ना। तो देखो, प्रैक्टिकली सोचने में ऐसा लगता है, हम जब सोचते हैं तो कि इससे हमारा काम तेज़ हो जाएगा, बस ऐसा नहीं होता। देखो, जो नए लोग आते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बारे में समझाना पड़ता है। समझाते कौन है? पुराने जो डेवलपर्स होते हैं वो समझाते हैं। इससे नए वालों का भी काम खराब होता है और जो पुराने काम कर रहे हैं उनका भी टाइम खराब होता है और कहीं ना कहीं ये बढ़ जाती है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है, जो जैसे आपकी टीम बहुत बड़ी होगी तो उसके अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। इसका फॉर्मूला है n × n-1/2, है ना। और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं कम्युनिकेशन चैनल टीम की साइज के बढ़ने के साथ। ठीक है, उसके बाद पार्किंसंस लॉ आता है। तो वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल विदाउट माइलस्टोन्स एंड प्रेशर, टीम्स टेक ऑल अवेलेबल टाइम। देखो, बात यह है कि आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए 2 हफ्ते का समय दिया, यदि वो काम 1 हफ्ते में भी समय हो रहा है, तो यदि आपके पास पूरे के पूरे 2 हफ्ते का टाइम उसको दे चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं वो उस पूरे टाइम को एक्सपेंड कर देगा, कहीं ना कहीं वो पूरे टाइम को लगा देगा, भले उसका काम इनिशियल स्टेज में 1 हफ्ते में पूरा हो रहा हो। इससे निपटने के लिए इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि फेजेस बांटे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रिक्वायरमेंट का फेज, डिज़ाइन का फेज, कोड का फेज। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर स्टेप के बाद आपको फॉर्मल साइन ऑफ करने पड़ते थे। इससे क्या होता था कि जब आप हर एक स्टेप के बाद आप इंडस्ट्री को या क्लाइंट को इस बात की रिपोर्ट करते हैं कि हमारा ये काम पर्टिकुलर टाइम पे पूरा हो चुका है, तो वो जो है वो आगे आने वाले काम का डेडलाइन जो है वो एस्टिमेट करके उसे कम भी कर सकती हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, किसका? क्लाइंट का। ठीक है, अगला रूल आता है 80/20 रूल। देखो, 80% ऑफ एरर्स कम फ्रॉम 20% ऑफ मॉड्यूल्स, फोकस टेस्टिंग ऑन द हाई कॉम्प्लेक्सिटी हाई रिस्क पार्ट। देखो, बात क्या है, सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो बहुत बड़ा होता है, मॉड्यूल्स कई सारे होते हैं। ये रूल कहता है कि जो हमारा 80% ऑफ एरर है वो केवल 20% ऑफ मॉड्यूल से आ रहे हैं और बचे हुए 20% एरर हमारे 80% मॉड्यूल से आ रहे हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है? हमें उन 20% मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि हमें 80% ऑफ एरर्स दे सकते हैं। इससे हम अननेसेसरी टेस्टिंग से बचेंगे जो कि हम बाकी के मॉड्यूल्स पे अप्लाई कर रहे हो, हमारा कॉस्ट कम होगा, हमारा टाइम भी कम लगेगा।
ठीक है। उसके बाद अगला आता है प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी रेंज। देखो बेस्ट वर्सेस वर्स्ट, ये रेशियो वेराई करता है 10 to 25। इसका मतलब ये है कि एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर जो है, किसी कंपनी का बेस्ट प्रोग्रामर है, वो कहीं ना कहीं सबसे खराब प्रोग्रामर से 10 to 25x ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री को देता है। तो हमें फोकस करना है अच्छे इंजीनियर को हायर करने में। 10 बेकार इंजीनियर को हायर करने से अच्छा है एक अच्छा इंजीनियर हायर करो। मेंटेनेंस डोमिनेट्स लाइफ साइकिल। देखो 60 to 80% ऑफ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट इज मेंटेनेंस नॉट इनिशियल डेवलपमेंट। ये कहता है कि जो सॉफ्टवेयर को इनिशियल स्टेज में बनाना उतना महंगा नहीं है जितना उससे मेंटेन करना। ये जो पूरा कॉस्ट है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का, उसमें से 60 to 80% केवल मेंटेनेंस का चार्ज है, केवल 20 to 40% उसके डेवलपमेंट का चार्ज है। तो यदि आप बनाओगे उसको बहुत ही अच्छा जिससे आपको मेंटेन करने में कॉस्ट कम लगे, तो आप अपने कॉस्ट को, अपने प्रोडक्ट के बजट को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So, improving software economics. Vocal Royce identifies 4 primary levers for improving software economics. Each attacks a different root cause of high cost. The biggest gains come from applying all 4 simultaneously. So, Vocal Royce करके एक बंदा आया जिसने सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एक चीज़ बहुत ऐड की। हालांकि इसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड की हैं, है ना। इसमें से एक है हमारा 4 लीवर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। तो यदि आप सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को बेटर करना चाहते हो तो आपके पास ये 4 अलग तरह के लीवर्स हैं। पहला है कि आपको प्रोडक्ट साइज को रिड्यूस करना है, टीम को इम्प्रूव करना है, ऑटोमेशन पे ध्यान देना है और प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, एक एक करके इन चारों लीवर को अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला लीवर है हमारा रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज। तो रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज इज द मोस्ट वे टू रिड्यूस कॉस्ट। लेस सॉफ्टवेयर टू राइट मीन्स लेस एफर्ट, फ्यूअर डिफेक्ट्स, शॉर्टर शेड्यूल्स। तो बात क्या है ना कि प्रोडक्ट साइज को आप कम रखो, है ना, प्रोडक्ट साइज को कम रखो, लाइंस ऑफ कोड को कम रखो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? द गोल इज टू अचीव द सेम फंक्शनलिटी विद लेस कोड। दिस इज नॉट अबाउट कटिंग फीचर्स, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्टर एंड रीयूजिंग वो। देखो, लाइन ऑफ कोड कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने फीचर्स को कम कर देंगे या अपने प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी को कम कर देंगे। हमें फंक्शनलिटी भी बनाए रखनी है लेकिन कोड का यूज़ हमें कम करना है। इसका मतलब हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पहला है सॉफ्टवेयर रियूज। So, software use existing components, libraries, frameworks और entire system instead of building from scratch. तो देखो सॉफ्टवेयर यूज़ क्या कहता है? एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स का यूज़ करो, लाइब्रेरीज का यूज़ करो, अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स का यूज़ करो। हर चीज़ को स्क्रैच से बनाने से अच्छा है पहले तो जो चीज़ें बनी बनाई चल रही हैं बहुत अच्छी हैं उनका यूज़ करो। ठीक है, ये कहता है हमारा सॉफ्टवेयर रीयूज, नाम से ही पता चलता है। देखो कॉर्ड्स है ना, इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझा देता हूँ। कॉर्ड्स कमर्शियल ऑफ द शेल बाय प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर। देखो डेटाबेस चाहिए है, माई एसक्यूएल खरीदो। पेमेंट का गेटवे बनाना है तो रेजर पे का यूज़ करो। प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, हर एक चीज़ को स्क्रैच से मत बनाओ, इससे आपका डेवलपमेंट एफर्ट कम होगा। ओपन सोर्स लाइब्रेरी का यूज़ करो, यदि आप फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हो तो रिएक्ट का यूज़ करो, है ना। यदि आप CNN जैसी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे काम कर रहे हो तो आप टेंसरफ्लो का यूज़ करो, है ना। इससे क्या होगा, हर चीज़ स्क्रैच से नहीं बनानी होगी। यदि आप AI इंजीनियर हैं या मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं तो आप अच्छे से समझ पाते हैं जब आप डीप लर्निंग पे काम करते हैं जिसमें हमारे बहुत से प्री बिल्ट मॉडल होते हैं। जैसे कि आप केरास लाइब्रेरीज ले लो, उसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो प्री बिल्ट हैं। यदि आप उनका यूज़ करोगे तो आपका एफर्ट बहुत कम हो जाता है, टाइम बहुत कम हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इंटरनल कंपोनेंट लाइब्रेरी। सो हर लैंग्वेज के अंदर आज की डेट में बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज आ गई हैं, उनका यूज़ करो, है ना। और देखो आप जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके अंदर आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स की खुद की लाइब्रेरी बनाओ। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न रीयूज प्रूवन डिज़ाइन सॉल्यूशन। देखो यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन कर रहे हो तो पहले से ही इंडस्ट्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जिसे आप अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। कोड जनरेशन की बात है तो देखो जनरल बॉयलर प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स। ठीक है, तो कोड जनरेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, कई मॉडल्स और टेम्पलेट्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करा सकते हैं, है ना, AI असिस्टेंट से बॉयलर प्लेट के थ्रू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो लाइन ऑफ कोड रिडक्शन का एक दूसरा पहलू। यदि आप असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो कितने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा? 10,000 लाइन का। C++ में यूज़ करते हो तो 6,000 का। जावा या C# जैसी लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो 3,000 का। पाइथन या रूबी का यूज़ करते हो तो केवल 1,000 का। देखिए 10x कम हो गई आपकी कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड। इस तरह से आप अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करके या हायर लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके आप अपनी लाइन ऑफ कोड को कम कर सकते हो। ठीक है,
दूसरा पॉइंट जो देखो, हमने पहला लीवर डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज, हमने पहला पॉइंट उसका डिस्कस किया सॉफ्टवेयर यूज। जो दूसरा पॉइंट है इसका वो है अवॉइडिंग गोल्ड प्लेटिंग। तो गोल्ड प्लेटिंग होती क्या है? Gold plating means adding features that were never requested. Developers adding nice to have out of enthusiasm. This increases product size and cost without proportional value. Apply the Yagni principle. You ain't gonna need it. Build what's asked. Nothing more. The best code is you never wrote. So gold plating क्या है? Gold plating ये है जो भी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स में नहीं दी हुई हैं, हमसे रिक्वेस्टेड नहीं है, डेवलपर अपने एंथुजियाज्म से उसे डेवलप कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, लॉगिन पेज है। अब डेवलपर सोचता है कि यार देखो लॉगिन पेज है, एक टॉगल बटन दे देता हूँ कि लॉगिन पेज पे भी बंदा जाके उसको लाइट मोड पे और डार्क मोड पे उसको टॉगल कर सकता है, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, क्लाइंट ने नहीं बोला था, बंदे ने अपने से कर दिया। और इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें बंदे अपने से ऐड करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, डेडलाइन पास आते जा रही है। इस तरह की गोल्ड प्लेटिंग को अवॉइड करना है एंड यग्नी प्रिंसिपल का यूज़ करना है। यग्नी प्रिंसिपल क्या कहता है? यू एंड गोना नीड इट। भाई जब आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे फालतू मत बनाओ, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब बनाना, ठीक है। द बेस्ट कोड इज़ यू नेवर रोट। इस लाइन का मतलब क्या है? द बेस्ट कोड इज़ द कोड यू नेवर रोट। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो किसी बड़ी टीम के अंदर, यदि आप इस तरह से काम करने लग जाओगे अपने एंथुसियाज्म में आके, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप प्लीज़ अपने एंथुसियाज्म को कंट्रोल में रखिए, इस तरह के कोड मत लिखिए, और यही आपके जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है उसके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं लीवर 2 पे। लीवर 2 क्या कहता है? इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। अब देखो हमने सॉफ्टवेयर का साइज रिड्यूस कर लिया, अब प्रोसेस को बेटर बनाना है। तो प्रोसेस को हम कैसे बेटर बना सकते हैं? प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स मेक द वे टीम वर्क्स मोर एफिशिएंट, प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल। अ गुड प्रोसेस अवॉइड्स रीवर्क, डिफेक्ट एंड मिसकम्युनिकेशन, ऑल मासिव कॉस्ट ड्राइवर। देखो बात क्या है, ठीक है, आपको प्रोसेस इंप्रूव करनी है, मतलब आपको टीम के काम करने का जो तरीका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, प्रेडिक्टेबल बनाना है, रिलायबल बनाना है। इसका मतलब काम करने के तरीके पे आपको फोकस करना है कि आप उसको कितने अच्छे से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। गुड प्रोसेस किस किस को एलिमिनेट करता है? आपका रीवर्क, यानी कि आपको दोबारा कोई काम नहीं करना है, एक बार में कंप्लीटली काम करना है, डिफेक्ट नहीं आने चाहिए, और मिसकम्युनिकेशन टीम के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे मैसिव कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है वो क्या है? इससे क्या पता चलता है? लोअर कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करेंगे। देखो इसके अंदर हम 4 मेन पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है इटरेटिव डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर फिलोसफी से आके आपको कहीं ना कहीं इटरेटिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अर्ली रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन दूसरा पॉइंट है, ठीक है। आपको हर फेज के बाद जल्दी जल्दी आपको रिव्यूज लेने हैं, फीडबैक लूप चलाने हैं, इंस्पेक्शन करने हैं। रिस्क फर्स्ट अप्रोच, जिस पार्ट को एग्जीक्यूट करने में रिस्क ज़्यादा है उसी काम को सबसे पहले करना है, उसी को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। आर्किटेक्चर फर्स्ट, देखो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आपका फेस बढ़ता जाएगा उसी तरह आपको डिफेक्ट्स को हैंडल करने का कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर ही इतना ज़्यादा आपको अच्छे से बिल्ड करना है कि आपका आगे आने वाला 40% काम कम हो जाए, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ चैलेंज की बात करते हैं, वाटरफॉल वर्सेस इटरेटिव। देखो होता क्या है, वाटरफॉल में किसी भी तरह का आपके पास फीडबैक लूप नहीं है, किसी भी तरह का आपके पास इटरेशन नहीं है, ठीक है। इटरेटिव अप्रोच में आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। आगे जाके यदि आपके रिक्वायरमेंट में किसी तरह की चेंज होती है तो सॉफ्टवेयर वाटरफॉल अप्रोच में वो कैसे ग्रो करता है? एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। वहीं यदि बात करूँ मैं इटरेटिव की, तो वो कैसे ग्रो करता है? लीनियरली, बहुत आराम से वो ग्रो करते जा रहा है। तो यदि कॉस्ट ऑफ चेंज जो है वो वाटरफॉल में बहुत महंगी पड़ती है, इटरेटिव में कम महंगी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? देखो हमने सॉफ्टवेयर का साइज छोटा कर दिया, अप्रोच बदल दी, ठीक है, सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट करने की। तीसरी चीज़ जो आती है, तीसरा जो लीवर है वो है टीम इफेक्टिवनेस। अब हमको किस पे काम करना है? अब हमको टीम अच्छी करनी है, ठीक है। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल प्रोडक्टिव वेराइज बाय 10:1 to 25:1 बिटवीन बेस्ट एंड वर्स्ट प्रोग्रामर्स, ठीक है। टीम इफेक्टिवनेस मल्टीप्लाइज इंडिविजुअल एफर्ट, ब्रैकेट में आप देखोगे लिखा है और डिस्ट्रॉयज। देखो इसका मतलब क्या है? टेक्निकल पार्ट से ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी टीम का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है। आपकी जो टीम इफेक्टिवनेस है ना, वो आपके इंडिविजुअल एफर्ट को बहुत अच्छा बढ़ा भी सकती है और बहुत अच्छा बर्बाद भी कर सकती है। मतलब संगत होती है ना, संगत, अच्छे लोग की संगत में रहोगे तो आपकी अच्छी क्वालिटीज बहुत अच्छी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। बुरी संगत में रहोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे।
बस वही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं द 3 क्लासिक टीम स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहला क्या है, चीफ प्रोग्रामर टीम, दूसरा है डेमोक्रेटिक टीम और तीसरा है एजाइल या स्क्रम टीम, जिसपे आज हमारी 100% इंडस्ट्री काम कर रही है। चीफ प्रोग्रामर टीम में क्या होता है कि एक चीफ है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल टीम्स हैं, डेव 1, डेव 2, डेव 3, सारी की सारी उसको रिपोर्ट कर रही हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सब कुछ काम हो रहा है। इसका एक लूप होल होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यदि आपका चीफ सिक हो गया, यदि आपका चीफ जो है वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है तो सारा का सारा काम बिगड़ जाता है, ठीक है। ये पहली टीम है। दूसरी टीम कौन सी है, डेमोक्रेटिक टीम। डेमोक्रेटिक टीम में आप देख रहे हो D1, D2, D3, D4, D5, इसमें मोरालिटी तो बहुत अच्छी आती है, ठीक है, सारे लोग मिल के काम करते हैं, सारे डिसीजंस मिल के लिए जाते हैं। लेकिन ये छोटे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में या छोटी कंपनीज में काम आता है, जहाँ पे टीम का स्केल बहुत छोटा होता है। 10-15 लोग की टीम में ये अच्छा काम कर जाएगा। वहीं यदि आप इंडस्ट्री में काम करने वाले, यदि आप बड़े सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे कि बड़े बड़े आजकल AI मॉडल्स आ रहे हैं, हजारों की टीम रहती है, मतलब हजार नहीं, कम से कम 100-200 लोग की एक टीम रहती है, एक रिसर्चर्स की टीम रहती है जो इस तरह का काम करती है। वहाँ पे ये टीम कल्चर काम नहीं करता। दूसरा है एजाइल टीम कल्चर या एजाइल टीम स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता क्या है, देखो, सबसे पहली बात, ये क्रॉस फंक्शनल टीम है, ठीक है। इसमें टीम का जो साइज है वो है कितना, 5 से 9 लोगों का साइज। इसका मतलब आपको ज़्यादा लोग हायर नहीं करने हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आपको केवल 5 से 9 लोग हायर करने हैं, ठीक है। एजाइल के अंदर एक रूल चलता है, मेरे नोट्स में शायद नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, स्मॉल टीम्स 5 to 9 पीपल, 2 पिज्ज़ा रूल। देखो 2 पिज्ज़ा रूल क्या होता है, आपको टीम ऐसे बिल्ड करनी है कि आप उनको 2 पिज्ज़ा के अंदर ब्रेकफास्ट करा सको, मतलब 2 फुल साइज पिज्जे में आप उस पूरी टीम को ब्रेकफास्ट फीड करा सको। ऐसा आपको टीम बनानी है, इतने साइज की आपको टीम बनानी है। इसके अंदर होता क्या है, एक आदमी को आपने डेवऑप्स के लिए हायर कर लिया, एक को वेब डेवलपमेंट के लिए हायर कर लिया, एक को UI UX के लिए हायर कर लिया, एक को टेस्टिंग के लिए हायर कर लिया। इस तरह से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर पर्टिकुलर काम के लिए आपको एक एक बंदे को हायर करना है और ये सारे आपस में क्रॉस फंक्शनल तरीके से काम करते हैं। इसे हम बोलते हैं एजाइल टीम स्ट्रक्चर। ये मॉडर्न एरा में काम करने वाला टीम स्ट्रक्चर है, यही इंडस्ट्रीज में चल रहा है, ऐसे ही काम होता है। सो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स दैट मैक्सिमाइज टीम इफेक्टिवनेस। यदि पेपर में सवाल आए हमारे इस लीवर के बारे में, टीम इफेक्टिवनेस के बारे में, तो ये पॉइंट जरूर लिख के आना। पीपल फैक्टर, सो पीपल ज़्यादा मैटर करते हैं। हायर फॉर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, आपको लोग को कैसे हायर करना है, जो कि इनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो। कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्निंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होना चाहिए, क्यूरियस होने चाहिए कि उनको कंटिन्यूअस लर्निंग की आदत हो, ठीक है। मोटिवेशन उनको अच्छा होना चाहिए। टीम का कल्चर आपको ऐसा बना के रखना है कि उसके अंदर जो है तो हाँ हर बंदा मोटिव रहे, हर बंदा मोटिवेट रहे, सॉरी, है ना, और वो कंटिन्यूअस लर्न करता रहे। कीप टर्नओवर लो, नॉलेज वॉक्स आउट। देखो यदि आप अपनी टीम का टर्नओवर लो करते हो तो कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो वॉक्स आउट कर जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी टू एडमिटर है, देखो अपने एम्प्लॉयज़ का, अपनी टीम में काम करने वाले लोगों का आपको मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। टीम फैक्टर, देखो अब यहाँ पे हमने बात कर लिया इंडिविजुअल लोगों की, कैसे आपको हैंडल करना है। अब टीम को कैसे हैंडल करना है, सबसे पहली बात, छोटी टीम में लानी है, 2 पिज्जा रोल के अंदर 5 से 9 लोग होने चाहिए। सबका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए। एक बंदा यूएक्स पे काम करेगा तो यूएक्स पे ही काम करेगा, एक बंदा टेस्टिंग पे काम करेगा तो टेस्टिंग पे ही काम करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं वो टीम के साथ के हिसाब से बढ़ते हैं, इसीलिए हमने अपनी टीम का साइज कम रखा है। उनके अंदर क्या वो जब कम लोग हैं तो वो आपस में हर एक से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। शेयर्ड प्रोडक्ट विजन, देखो आप टीम लीड हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, आप सबको उससे अवगत कराते हो, आप सबको इंट्रोड्यूस करवाते हो, हर एक को आपको सेम प्रोडक्ट विजन बताना है जिससे वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में चले, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग आपको कम करनी है टीम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे वो टीम फैक्टर्स और पीपल फैक्टर्स थे, है ना, जो कि किसी भी टीम इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आपको इफेक्टिव होते हैं। तो DeMarco and Lister people were inside. So DeMarco and Lister ने एक स्टेटमेंट दिया था, the biggest problem is software are not technical. The biggest problems in software are not technical. They are sociological and psychological environment, interruptions, team cohesion and management style.
इट हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट देन एनी टेक्निकल चॉइस। देखो बात ये है, इनका स्टेटमेंट ये कहता है कि दो सॉफ्टवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो टेक्निकल नहीं है, वो है टीम का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो है टीम का सोशोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उस टीम के सामने किस किस तरह की इंटरप्शन आती हैं, टीम्स के लोगों के आपस में तकरार और व्यवहार कैसा है, और मैनेजमेंट का उस टीम को डील करने को लेकर तरीका कैसा है, ये प्रॉब्लम भी है और इनका इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट भी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने में। तो अब आते हैं हमारे चौथे लीवर के बारे में। चौथा लीवर कौन सा है, वो है ऑटोमेशन थ्रू सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स। तो चौथा लीवर कहता है चीज़ों को ऑटोमेट करने के बारे में। ऑटोमेट करना क्या होता है, ऑटोमेशन रिड्यूसेस मैनुअल रिपीटेटिव एरर प्रोन वर्क, एवरी आवर सेव्ड बाय ऑटोमेशन इज अ डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। सो आप ऑटोमेशन के थ्रू जितना भी समय बचाते हो, यदि आप 1 घंटा भी बचा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉस्ट के लिए वो बेनिफिट है। आपको क्या करना है, ऑटोमेशन के थ्रू आपको मैनुअल स्क्रिप्टिंग से बचना है, मैनुअल कोड राइटिंग से बचना है ना। अब देखो आदमी लिखेगा तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं एरर रहेंगे, मशीन लिखेगी है ना, एआई लिखेगा तो कहीं ना कहीं एरर नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो मेन टॉपिक है केस टूल्स के बारे में। ऑटोमेशन के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं। केस टूल, केस टूल क्या होता है, केस टूल्स का मतलब है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो केस टूल्स are software applications that support the development and maintenance of software. They provided automated support across all software engineering activities, है ना, from development to design, coding, testing and maintenance. The power tools of software engineering. तो केस टूल्स को हम पावर टूल्स भी कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ये क्या कहते हैं कि ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के हर एक पार्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ऑटोमेट करते हैं हमारी इन एक्टिविटीज़ को। इस तरह के टूल्स को हम केस टूल्स बोलते हैं। केस टूल्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा अपर केस, ठीक है, जो होता है फ्रंट एंड के लिए। देखो अर्ली फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इस तरह के केस का यूज़ किया जाता है, जैसे रिक्वायरमेंट टूल्स हो गए, डोल्स एंड लामा, मॉडलिंग टूल्स हो गए, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग टूल्स हो गए। आपने फिग्मा के बारे में बहुत ही अच्छे से जान रखा होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग यूज़ भी करते हो। उसके बाद यूएमएल और डीएफटी डायग्राम्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग्स के लिए, है ना, जैसे एमएस प्रोजेक्ट हो गया, जीरा हो गया, इस तरह के जो फ्रंट एंड के काम होते हैं उसके लिए हम अपर केस टूल्स का यूज़ करते हैं। अब लोअर केस टूल्स में क्या आता है, ये बैक एंड के लिए होता है, जिसमें आप अपना एनवायरनमेंट चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कंपाइलर्स, डीबगर, प्रोफाइलर्स यूज़ कर सकते हो। टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, सेलेनियम यूज़ करना है, JUnit यूज़ करना है, ठीक है, वर्जन कंट्रोल क्या रहेगा, गिट रहेगा, SVN रहेगा, ठीक है। इस तरह के ये केसेस हैं, है ना, जैसे आपका गिट है, SVN है, ये केसेस हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ करते हो बैकएंड के लिए। ये है हो गया हमारे केस टूल्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद तीसरा टाइप आता है जिसे हम कहते हैं आई केस या इंटीग्रेटेड केस। इट यूनिफाइज अपर एंड लोअर केस इनटू वन एनवायरनमेंट विद अ सेंट्रल रिपोजिटरी। देखो इतने पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, अपर केस और लोअर केस को एक ही एनवायरनमेंट के अंदर, एक ही सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर यूनिफाई करने का जो हमारा केस होता है वो होता है इंटीग्रेटेड केस, जिसके अंदर आप इन दोनों तरह के केसेस को एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर द मॉडर्न डेवऑप्स CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन क्या होती हैं, फुली ऑटोमेटेड होती हैं, एवरी कमिट पे ट्रिगर होती हैं। अब आप देखो कोड लिखा आपने, ठीक है, गिट आपने पुश किया, बिल्ड हुआ, टेस्ट हुआ, स्टैटिक हुआ, है ना, मतलब एनालिसिस हुआ, ठीक है, उसके बाद डिप्लॉय तक पहुंचा, ठीक है। अब क्या है, फीडबैक लूप आपका चलेगा इसमें, ठीक है, इस पाइपलाइन के अंदर, जिसे हम CI/CD पाइपलाइन बोलते हैं। अब बात यह है कि मान लो, मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर आप छोटे मोटे वेब डेवलपर कुछ भी हो, ठीक है, आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो, गिटहब में पुश करते हो, उसके बाद आप जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करते हो, ठीक है, आप कुछ कमिट करते हो जाके गिट पे नया, ऑटोमेटिकली ये पाइपलाइन काम करती है। यदि आपने गिट पे कुछ चेंज किया है, उस पर आपने कमिट किया, तो ऑटोमेटिकली आपके बैकएंड का जो भी आपने जिस सर्वर पे डेवलप करके रखा है ना, रेंडर का यूज़ करते हो, किसी का भी यूज़ करते हो, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाता है। तो ये है पूरी पाइपलाइन, कोड देन बिल्ड, टेस्ट, देन स्टैटिक, देन पैक, देन डिप्लॉय। इसमें से एक भी स्टेप पे यदि आप कुछ नया कमिट करते हो तो वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो आगे के स्टेप्स में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटो बिल्ड एंड टेस्ट एवरी कमिट, ठीक है। कैच बैक से मिला, यदि आप एक अपने बैकएंड के अंदर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी रीसेट करते हो तो भी वो आपका जो है तो वापस से पूरा रिबिल्ड होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस डिलीवरी, एवरी बिल्ड डिप्लॉयमेंट रेडी, बिजनेस कैन रिलीज एनी टाइम। देखो
इसमें क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स होती रहती हैं, हर इंप्रूवमेंट के बाद आने वाला सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं वो डिलीवरेबल होता है, या फिर आप उसको इंडस्ट्री या फिर यूजर्स को डिलीवर कर सकते हो, जिससे आपको फीडबैक भी मिलता रहेगा। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, IAC, ठीक है। सो IAC की यदि मैं बात करूं तो टेराफॉर्म है, एनसिबल है ना। इसमें क्या, एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली और कंसिस्टेंटली क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, वर्क ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट है AI असिस्टेड कोडिंग। ठीक है, सो गिटहब है, गिटहब कोपायलट है, कर्सर है। 30 to 50% प्रोडक्टिविटी इससे आपकी बढ़ चुकी है इन प्रोडक्ट के आने के बाद। ठीक है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग पिरामिड है ना, जैसे यूनिट हो गया। ठीक है, यदि मैं इसे समझाना चाहूँ तो यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। उससे मूव करके फिर आप इंटीग्रेशन टेस्ट में आते हो, A to A टेस्ट में आते हो। ये थोड़े स्लो होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें क्या, एक पिरामिड शेप आपको मेंटेन करना है। ठीक है, इस तरह की टेस्टिंग की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमको इन्वर्टेड पिरामिड नहीं चाहिए है, एक अच्छा पिरामिड चाहिए। ठीक है, अब आते हैं और पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सो vocal voice vocal voice principles distinguish modern management from conventional based on lessons from thousands of real projects and supported by empirical data। देखो, वोकल वॉइस ने 1998 में एक बुक पब्लिश की थी जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उस बुक के अंदर हमारे पास 10 प्रिंसिपल दिए गए थे जिसे हम मॉडर्न मैनेजमेंट के 10 प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये जो सारे प्रिंसिपल उन्होंने बनाए थे वो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के फेलियर्स और उनसे मिलने वाले डेटा के अकॉर्डिंग बनाए थे। सो 10 मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल एट अ ग्लांस। ठीक है, पहला है P1, बेस प्रोसेस ऑन आर्किटेक्चर। सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर बहुत अच्छा करना है। ठीक है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपके आगे के आने वाले काम जो है वो इजी हो जाएंगे। दूसरा, पहला प्रिंसिपल कहता है कि इतना सॉलिड स्ट्रक्चर बनाओ कि आपका आगे का काम आसान हो जाए। देखो, कमजोर नींव पर कभी भी बड़ा घर नहीं बनता। 40% काम कम हो जाता है यदि आपका आर्किटेक्चर अच्छा हो। दूसरा हमारा प्रिंसिपल कहता है इस्टेब्लिश इटरेटिव लाइफ साइकिल। देखो, छोटे छोटे सर्कल्स बनाओ, इटरेटिव होने चाहिए। ठीक है, आपका जो काम है वो बिल्ड करने का वो कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। हर 2-4 हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ डिलीवरेबल प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस फीडबैक लूप होने चाहिए। वाटरफॉल में क्या होता था कि 6 से 12 महीने के बाद कुछ चीज़ आपके पास ऐसी होती थी जो डिलीवरेबल होती थी, आपके पास कुछ फीडबैक है, कुछ चेंजेस है, तो वो 6 से 12 महीने बाद आपको पता चलते थे। ठीक है, इटरेटिव में जब आप हर 2-4 हफ्ते में कुछ ना कुछ आप डिलीवरेबल प्रोडक्ट बनाते रहोगे तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस की गुंजाइश है वो आपके पास आती रहेंगी। इससे आपका कॉस्ट कम होगा, आप बहुत ज़्यादा आगे के फेजेस में आके आपको वो चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आपको इटरेटिव लाइफ साइकिल बनानी है। तीसरा रूल कहता है ट्रांजिशन डिजाइन डिसीजंस अर्ली। देखो, क्रिटिकल टेक्निकल रिस्क को पहले रिजॉल्व करना है। हमें एक प्रोटोटाइप बनाना है जो कि मतलब फास्ट और चीप एक प्रोटोटाइप बनाना है। ठीक है, उसको उससे फीडबैक आपको गेन करना है और उसको जो रिस्क है उन रिस्क को आपको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है, क्योंकि यदि रिस्क आगे चल के आएंगे, बग्स आगे चल के आएंगे तो उनको फिक्स करना मुश्किल होगा। ऐसे समझ सकते हो, यदि पहाड़ चढ़ रहे हो, थोड़े नीचे से गिरोगे तो कम लगेगा, यदि बहुत ऊपर जाके गिरोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, जान चली जाएगी। ठीक है, चौथा जो हमारा रूल कहता है वो P4, अकोमोडेट चेंज। तो चेंज के लिए प्लान करो। देखो, चेंज जो होता है ना वो इशू नहीं है, अनमैनेज्ड चेंज इशू है। तो चेंज कंट्रोल और बेस लाइन का यूज करना है। रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, आपको होने वाले चेंजेस के लिए तैयार रहना है। ठीक है, पांचवा रूल है रिलीज एग्जीक्यूटेबल बिल्ड्स रेगुलरली। ठीक है, सो रेगुलर वर्किंग रिलीज इज इक्वल टू द ओनली रियल मेजर ऑफ प्रोग्रेस। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने से प्रोग्रेस मेजर मत करो। देखो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भले 100% कंप्लीट हो, इसका क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है ना। ये रूल ये कहता है कि कुछ ना कुछ डिलीवरेबल, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को बिल्ड करके उस फेज को कंप्लीट करो, ना कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे काम कंप्लीट करते रहो। ठीक है, डॉक्यूमेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट पे फोकस करो। छठवां रूल कहता है यूज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इसका मतलब है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ना है, उन कंपोनेंट्स को आपको रीयूज करना है। ठीक है, और अलग अलग लाइब्रेरीज के थ्रू आपको इन कंपोनेंट्स को एक्सेस करके रीयूज करना है, इससे आपका कॉस्ट बचेगा। ठीक है, सातवां रूल है वो है मैनेज रिक्वायरमेंट्स डायनामिकली। रिक्वायरमेंट एक लिविंग बेसलाइन है। ठीक है, वो कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स बदलते रहती हैं, हमें उन्हें मैनेज करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स कभी भी फ्रीज नहीं होती। ठीक है, वो हमेशा इवॉल्व होती रहती हैं। वी हैव टू मैनेज द रिक्वायरमेंट्स।
ठीक है। अगला कहता है इवॉल्व टीम्स एंड प्रोसेस। देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 4 लीवर्स के टाइम पे, ठीक है। हमें अपने जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के जो 5 लेवल्स होते हैं, हमें उनको इस पे अचीव करना है, एक अच्छी टीम बनानी है, उस टीम के अंदर काम करने का प्रोसेस अच्छा बनाना है, ठीक है। यूज मैट्रिक्स फॉर डिसीजंस नेवर फॉर पनिशमेंट। देखो समझाता हूँ, मैट्रिक्स इज इक्वल टू डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है। जैसे बग काउंट होते हैं, आपके प्रोडक्ट की वेलोसिटी होती है, कोड कवरेज होता है, ये सब इंफॉर्म करते हैं आपको, है ना। इन सब की जो मैट्रिक्स होती है उससे आपको डिसीजन बिल्ड करना है, आपको किसी को पनिश करने के लिए इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि भाई तेरे कोड में तो 10 बग आ गए तो तू तो बुरा डेवलपर है तो तू निकल जाए, ठीक है। इस तरह की सोच नहीं रखना है, इस तरह के मतलब मैट्रिक्स को इस तरह से डील नहीं करना है। मैट्रिक्स को अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए यूज़ करना है, मैनेजमेंट को, ठीक है। मैनेज क्वालिटी एज अ फर्स्ट क्लास डिलीवरेबल। देखो ये कहता है कि देखो आपको अपने सॉफ्टवेयर को जो क्वालिटी है ना, वो इतनी अच्छी रखनी है कि आपको जो आप पहला ही जो आप प्रोडक्ट आप डिलीवर करने जा रहे हो वो इतना अच्छा हो कि उसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश ना हो, ठीक है। चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली आपके पास नहीं आ सकती हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है ना सॉफ्टवेयर की, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको वापस से उस काम को दोबारा करना पड़े, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या बोलते हैं वोकल रॉय साहब के 10 मॉडर्न प्रिंसिपल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला टॉपिक, इस टॉपिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको मॉडर्न मैनेजमेंट को आप डिस्टिंग्विश करिए कन्वेंशनल मैनेजमेंट के, उनका कंपैरिजन करिए, या फिर डायरेक्ट डिफरेंस पूछ देता है। तो चलो बात करते हैं कि कंपैरिजन टेबल के बारे में। एक तरफ है हमारा क्या बोलते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट, दूसरी तरफ है हमारा कन्वेंशनल मैनेजमेंट, और तीसरी तरफ है इनको कंपैरिजन करने का हमारा पॉइंट। पहला पॉइंट है प्लानिंग। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है ना, डिटेल्ड अपफ्रंट प्लान होता है, सारा प्लान फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, हम अडेप्टिव हैं, इस मॉडर्न मैनेजमेंट में हम अडेप्टिव हैं, ठीक है। रोलिंग वेव प्लानिंग होती है, हम आने वाले चेंजेस के लिए या रिक्वायरमेंट्स में चेंज के लिए अडेप्टिव होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल हम इसमें सिक्वेंशियल फॉलो करते हैं या फिर वाटरफॉल फिलोसफी फॉलो करते हैं। इसमें हम इटरेटिव या इंक्रीमेंटल लाइफ डेवलपमेंट साइकिल फॉलो करते हैं। प्रोग्रेस मेजर जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा बेस्ड होती है कन्वेंशनल में, जबकि हमें एक वर्किंग सॉफ्टवेयर और प्रोटोटाइप इसमें डिलीवर करना पड़ता है, ये हमारा प्रोग्रेस मेजर होता है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, इसमें पोस्ट मार्टम है, जबकि इसमें प्रोएक्टिव मिटिगेशन है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, पूरा काम होने के बाद हम इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें हम रिस्क वाले पार्ट को सबसे पहली बात तो सबसे पहले बिल्ड करते हैं, सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, और टाइम टू टाइम टेस्टिंग करते रहते हैं जिससे बग जल्दी फिक्स हो। रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट आपकी इनिशियल स्टेज में ही फ्रीज हो जाती है यदि आप कन्वेंशनल मैनेजमेंट या वाटरफॉल फिलोसफी को फॉलो करते हो। बट इसमें आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी चेंज को मैनेज करके चलते हो, है ना, वोकल रॉयस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। सो आर्किटेक्चर की बात करूँ तो बिग डिजाइन अपफ्रंट BDUF जिसको कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि यदि मॉडर्न की बात करूँ तो उसमें आर्किटेक्चर फर्स्ट है, आर्किटेक्चर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर केवल एक ऐसा बिग पिक्चर व्यू की तरह होता है ना, बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं होता, ठीक है। क्वालिटी की यदि बात करूँ तो वो एकदम एंड में टेस्ट की जाती है, जबकि इसमें क्या बिल्ट इन फ्रॉम डे वन। इसमें क्या आपको एक पर्टिकुलर फेज के अंदर और इटरेशन के अंदर आपको बार बार अपनी क्वालिटी चेक करते रहते हो। टीम के में बात करूँ तो इसमें फंक्शनल सिलोज होते हैं, यदि इसमें बात करूँ तो इसमें क्रॉस फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कंपनीज के अंदर का, ये कंपनी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है, इसलिए मैंने बताया कि अजाइल और स्ट्रक्चर, है ना। और ये जो है वो बेसिकली वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाला जो था ना, जिसमें एक चीफ होता है उसके अंदर अलग डेव होते हैं, ये उस तरह के उसको फॉलो करता है स्ट्रक्चर को। ऑटोमेशन की बात करूं, इसमें आपको टोटली मैनुअल बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करूं। इसमें आपके पास CI/CD पाइपलाइन होती हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, आपको केवल कोड में चेंजेस को फिक्स करने हैं, उसके बाद का सारा काम ऑटोमेशन से होता है। फ्रंट एंड की बात करें, बेसलाइन की बात करें, इसमें हम ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मतलब इसमें प्रोजेक्ट रिव्यू के बाद ही कुछ तरह का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय तक डेवलप होते रहने के बाद इसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, ठीक है। ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को फॉलो करता है, यदि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले पढ़ रखा हो 4th सेम में। सो ये था हमारा यूनिट 1 दोस्तों, बहुत ही लंबा लेक्चर था, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 में। बने रहिएगा प्लेलिस्ट में। यदि आपको नोट्स अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक भी दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।